जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 143 13 2020 जीएसटी, जो कि इश्यू हुआ था 10 नवंबर 2020 के दिन। दोस्तों, कल ही के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन और भी नोटिफिकेशन इश्यू हुए थे, बट वो नोटिफिकेशन में जो भी चेंजेस है वो इस सर्कुलर में क्लियरिफाई कर दिए गए हैं। इसलिए हम सारे नोटिफिकेशन वन बाय वन नहीं देखेंगे, सिर्फ ये सर्कुलर देख लेंगे, तब वो नोटिफिकेशन अपने आप कवर हो जाएगा। मेनली ये सर्कुलर में है क्या। सबसे पहले तो क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट का जो ऑप्शन है वो एक दिया गया है। टैक्स पेमेंट किस तरह करना है उसके लिए भी दो मेथड दी गई है। पहली मेथड है फिक्स मेथड और दूसरी है एक्चुअल मेथड। अब उसमें किस तरह से कैलकुलेशन रहेगा वो हम वीडियो में देख लेंगे। और जीएसटी भी फाइल करने की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी 1 जनवरी 2020 से। देख लेते हैं हम लोग नोटिफिकेशन इस सर्कुलर देख लेते हैं। सर्कुलर नंबर 143 13 2020 जीएसटी इशू डेट 10 नवंबर 2020। सब्जेक्ट है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जो अभी लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 5 अक्टूबर 2020 के दिन, उसमें ये सजेशन दिया गया था क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन सब इश्यू है। और अब हम लोग देख लेते हैं क्लियरिफिकेशन। सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्कीम, इसमें एलिजिबल कौन रहेगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 84 2020 में कहा गया है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड हु हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है वो ये स्कीम के लिए एलिजिबल रहेगा, QRMP। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। कॉमन पोर्टल में जो आपका टर्नओवर दिख रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका लिया जाएगा और कॉमन पोर्टल आपको बता देगा एलिजिबल पर्सन है या नहीं है। अब ये जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 1920 31 मार्च 2020 तक का टर्नओवर देखा जाएगा और एप्लीकेबिलिटी है 1 जनवरी 2021। Further, in case aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during any quarter in the current financial year, the registered person shall not be eligible for the scheme for the next quarter. आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, बट ड्यूरिंग द क्वार्टर कभी भी आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाता है तो भी आप उसके लिए नेक्स्ट क्वार्टर से इनएलिजिबल हो जाओगे। अब ये देखना रहेगा कि कॉमन पोर्टल अपने आप दिखा देगा या नहीं दिखाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। एनीवे, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम। ये स्कीम में अगर किसी को जाना है तो किस तरह से जा सकते हैं। पहला है फैसिलिटी टू अवेल द स्कीम ऑन कॉमन पोर्टल वुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में आप कभी भी ये स्कीम में जा सकते हो। इन टर्म्स ऑफ रूल 61A ऑफ द CGST रूल 2017, रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट इन मतलब वो स्कीम में जा सकता है फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। इसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। आगे की लाइन एक बार हम लोग रीड करते हैं, बाद में आपको समझा देता हूं। In order to exercise this option, the registered person must have furnished the last return as due to the date of exercising such option. अब एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है जुलाई से सितंबर क्वार्टर का। अब पर्सन रजिस्टर पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल द स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द मे टू द 31 जुलाई 2020। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर। अब जुलाई से सितंबर के लिए प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल से जून का। अप्रैल से जून में सेकेंड मंथ कौन सा आता है, मई आता है। तो फर्स्ट डे ऑफ द मे टू दी, अब यहाँ पे टू वाला हम देखते हैं, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। ये क्वार्टर के लिए फर्स्ट मंथ ये हो गया और इसका लास्ट डे होगा 31 जुलाई। पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ उसका फर्स्ट डे से लेकर जिस क्वार्टर के लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हो ऑप्शन, उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का आखिरी डे, यानी कि फर्स्ट में से 31 जुलाई में आप कभी भी ऑप्शन में
जा सकते हो। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, इफ ही is exercising his option on 27th July for the quarter July to September. In such a case, he must have furnished the return for the month of June, which was due on 22nd or 21st July. So, अगर आप जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए ये ऑप्शन में जा रहे हो तो उसके पहले का मंथ यानी कि जून का जो है उसका रिटर्न जो है वो ड्यू डेट में आपका फाइल हुआ होना चाहिए। अगला है, रजिस्टर्ड पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एवरी क्वार्टर। सो ऐसा नहीं आपको हर क्वार्टर में ये सब कसरत करनी है, एक बार ले लिया दैट्स फाइन। When such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax period unless they are revise the said option। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये स्कीम में से निकलना है तो भी निकल सकते हो क्योंकि रिवाइज का यहां पर कह दिया है। अब आगे, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द स्कीम दैट इज for the quarter January 2021 to March 2021, in order to facilitate the taxpayer, it has been decided all the registered person whose aggregate turnover during the financial year 1920 is up to 5 crore and who have furnished the return in GSTR inform GSTR for the month of October 2020 by 30th November 2020। अक्टूबर मंथ का जो रिटर्न है वो ये मंथ यानी कि 30 नवंबर तक फाइल कर दिया है, उन लोगों को माइग्रेट कर दिया जाएगा न्यू स्कीम में। देयरफॉर टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू फर्निश द रिटर्न अक्टूबर 2020 इन टाइम सो एज टू एलिजिबल फॉर डिफॉल्ट माइग्रेशन। डिफॉल्ट अपने आप माइग्रेट कर देंगे इनको। द टैक्सपेयर हु हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 ऑन और बिफोर 30th November 2020 will not be migrated to the scheme। सो अक्टूबर मंथ जो अभी खत्म हुआ है उसका रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर दोगे, आप अपने आप माइग्रेट हो जाओगे न्यू स्कीम में। अगर नहीं करते हो तो वो न्यू स्कीम में माइग्रेट नहीं होंगे। अब माइग्रेशन किस तरह से होगा, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़, जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है और उन्होंने जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको क्वार्टरली रिटर्न में रखा जाएगा। और जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है लेकिन जीएसटीआर 1 जो है मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो मंथली में ही रहेंगे। इन शॉर्ट इनका चेंज नहीं हुआ ऐसा समझो। लेकिन 3B के लिए चेंज हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये 3B के लिए रहेगा, इनको क्वार्टरली 3B फाइल करना रहेगा और जिन्होंने जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हैं उनको 3B मंथली ही फाइल करना रहेगा। एक देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो माइग्रेशन है 3B के लिए है, ये 1 के लिए नहीं। लेकिन माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइलिंग की आपकी जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे हो रही है। अगला है, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़। अब मोर देन 1.5 करोड़ की बात आ गई, बट अप टू 5 करोड़ रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो ये करंट फाइनेंशियल ईयर था और यहाँ पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उनको कंपल्सरीली माइग्रेट कर दिया जाएगा क्वार्टरली रिटर्न में, प्रोवाइडेड आपका 30 नवंबर तक का जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल हुआ होना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। आगे, above default option has been provided for the convenience of the registered person based on their anticipated behavior. However, such registered person are free to change the option above if they so desire from the 5th December 2020 to 31st January 2020। So ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन कर दिया मतलब आपको इसी तरह से ही करना है, आप फ्री हो, जैसे अभी कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो। It is reiterated that any taxpayer whose aggregate turnover has exceeds 5 crore rupees in the financial year shall opt out the scheme। तो यहाँ पर बता देना है अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है आपको ये स्कीम लेनी ही नहीं है कोई भी हालत में। अगला है, all person who have obtained registration during any quarter or the registered person opting out from the paying tax under section 10 of the CGST Act during any quarter shall be able to opt for the scheme for the quarter which they opting facility on the date of exercising option in para 4.1। so सपोज करो कोई लमसम में पेमेंट कर रहा है यानी कि कंपोजिशन स्कीम में पेमेंट कर रहा है, बट वो कंपोजिशन में से कन्वर्ट होके रेगुलर में आ जाता है या तो वो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन के लिए। सो वो पर्सन इस तरह से ये स्कीम को अवेल कर सकता है जैसे 4.1 में बताया गया है, ये वाले इस तरह से ऑप्शन को ले सकते हैं।
अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, ये रहा। It is also clarified that such person whose aggregate turnover crosses 5 crore during the quarter in current year shall opt for furnishing of return on monthly basis electronically on the common portal from the succeeding quarter. In other words, in case aggregate turnover exceed 5 crore rupees during any quarter in the current financial year, registered person shall not eligible for the scheme. ये 2-3 बार कह चुके, बार बार क्यों लिख रहे हैं? Anyway, आगे it is further clarified that option to avail QRMP scheme is GSTN wise and there were distinct person as defined in section 25 of the CGST Act have the option to avail QRMP scheme for one or more GSTN. So इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करो आपका 3-4 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, या तो आपने 3-4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखे, तो ये जो स्कीम रहेगी या टर्नओवर का कैलकुलेशन रहेगा वो जीएसटी नंबर वाइज रहेगा, ना कि अग्रीगेट पान बेसिस पर नहीं रहेगा, वो जीएसटीएन बेसिस पर रहेगा। सो ये अच्छी चीज बताइए, ये होना ही चाहिए था, नहीं तो काफी डिफिकल्टी हो सकती थी। अगला है फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब registered person opting for the scheme would be required to furnish detail of outward supply in form GSTR1 quarterly as per rule 59. So ये जो स्कीम जो ले रहे हैं उनको GSTR1 क्वार्टरली फाइल करना रहेगा। लेकिन क्वार्टर का जो फर्स्ट और सेकंड मंथ होता है उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्या, फर्स्ट डे से लेकर 13 डे तक, फर्स्ट डे से लेकर 13 डे तक यानी नेक्स्ट मंथ का, सपोज करो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है, तो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है जुलाई का, वो एंड होते ही अगस्त आ जाएगा। अगस्त के फर्स्ट डे से लेकर 30 अगस्त तक आप जुलाई का जो GSTR1 का डेटा है वो IFF करके एक फैसिलिटी रहेगी, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, उसमें आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो दोनों मंथ रहेंगे अगस्त और सितंबर, जुलाई और अगस्त दोनों मंथ का जो अमाउंट है अग्रीगेट वो 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये लिमिट को याद नहीं रखोगे चलेगा, बट ये याद रख सकते हो कि आप मंथली पोर्टल पर अपना डेटा चढ़ा सकते हो, लेकिन वो फर्स्ट डे से लेकर 13 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ तक ही कर सकते हो। 14th डे से आपको वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। फिर आगे as a facilitation measure, continuous upload of invoice would be provided for the registered person wherein they can save the invoices in FAF from the first day of the month till the 30th day of the succeeding month. The facility for furnishing detail of invoices in IFF has been provided so as to allow the detail to such supply to be duly reflected in form GSTR 2A and 2B. तो इसका एक ही पर्पस है कि जो लोग मंथली फाइल कर रहे हैं उनको अपनी अपनी क्रेडिट जो है वो 2A के अंदर टाइम टू टाइम दिख जाए। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए वो हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है जुलाई से सितंबर का क्वार्टर का एग्जांपल लेकर। ओके, it is reiterated that said facility is not mandatory and is only optional facility made available to the registered person under QRMP scheme. So ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगला है the detail of invoices furnished in the said facility in the first 2 months are not required to be furnished again GSTR1. So आपने मंथली अगर जो डेटा चढ़ाना होता है 1 तारीख से लेकर 13 तक, वो अगर आपने लगा दिया है डेटा पोर्टल पर तो आपको फिर से GSTR1 में उसको अपलोड नहीं करना है। और आपको जो 1 से लेकर 13 में जो डेटा अपलोड करना है वो भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इतने पीरियड में आपको कर देना है। आप चाहो तो GSTR1 में सारा दे सकते हो। ये 1 से 13 जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ओके, आगे और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंगली द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग अ क्वार्टर शैल कंसिस्ट ऑफ डिटेल ऑफ फर्निश यूजिंग IFF फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months of the and the detail of invoice furnished in form GSTR1 for the quarter. At his option, a registered person may choose to furnish the detail of outward supply made during a quarter in form GSTR1 only. तो यहाँ से क्लियर हो गया, सिर्फ 1 में भी दे सकते हो, हर मंथली नहीं करना है तो भी चलेगा।
विदाउट यूजिंग द IFF। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन है मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स। मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स किस तरह से करेंगे? उसके लिए एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया PMT09 बाय द 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सच मंथ। तो मंथ एंड होने के बाद में नेक्स्ट मंथ का जो 25वां दिन यानी कि 25th को आपको टैक्स का पेमेंट कर देना रहेगा। वहां पर एक ऑप्शन चालान जनरेट करते वक्त आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर एज द रीजन फॉर जनरेटिंग द चालान। अब यहाँ पर टैक्स पेमेंट की दो मेथड है, फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या रहेगा, आपको सपोज करो आप अप्रैल से मई का जो क्वार्टर है, अप्रैल से मई का जो क्वार्टर है वो क्वार्टर का आपको पेमेंट करना है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपका अगला पिछला क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च का क्वार्टर देखा जाएगा और उस क्वार्टर में आपने CGST, SGST, IGST सेज जो भी है उसमें जितना भी पेमेंट किया होगा उसका 35% आपको मंथली पे कर देना रहेगा अप्रैल में और मई में। और जब जून का आएगा, जून क्वार्टर का जब पेमेंट आएगा तब आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे टोटल कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये एक फिक्स मेथड हो गया। पिछला क्वार्टर में जो भी अग्रीगेट रहेगा उसका 35% आपको अप्रैल और मई में पे करना रहेगा। अगला है इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल वाज मंथली फॉर द टैक्स पीरियड मार्च 21। अगर आपने जो मार्च का जो रिटर्न फाइल किया होगा लास्ट रिटर्न वो अगर मंथली फाइल है तो उसका फिर 100% रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो 100%। एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं क्या कहा है। फैसिलिटीज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जनरेटिंग अ प्री फिल्ड चालान इन फॉर्म GST PMT09 for an amount equal to 35% of tax paid in the preceding quarter where return was furnished quarterly। अगर quarterly return furnished है तो 35% और equal to the tax paid in cash in last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। अगर monthly return आपने फाइल किया है तो सेम टू सेम उतना ही चालान आपको पे कर देना रहेगा। Monthly tax payment through this method would not be available to those registered persons who have not furnished in return for the complete tax payer preceding the month। So फिक्स पेमेंट की जो मेथड है वो उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी जिन्होंने पिछला जो क्वार्टर का जो पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं किया है। A complete tax period means the tax period in which the registered person is formed the first day of the tax period till the last day। यानी कि अगर उसको अगर पिछला क्वार्टर का जो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का पीरियड है उसे कंप्लीट पीरियड माना जाएगा। ये हो गया फिक्स मेथड। अभी दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। द सेड पर्सन इन केस कैन पे द टैक्स ड्यू बाय कंसीडरिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म GST PMT09। इसमें कैसा रहेगा, अभी जैसा हम लोग करते हैं वैसा टोटल सेल के ऊपर जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी आ रही है वो प्लस इनपुट जो क्रेडिट है उसका डिफरेंस निकालना है और जो रहेगा वो आपको PMT06 में पे कर देना है। In order to facilitate ascertain the ITC available for the month, an auto drafted input tax credit statement have been made available in form GSTR 2B for every month। तो ITC का कैलकुलेशन के लिए वो कह रहे हैं 2B होगा, वो हर मंथ जनरेट हो जाएगा और ITC का कैलकुलेशन रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर रूल 36 सब रूल 4 का ध्यान रखकर 2B में जो आपका ITC दिख रहा है उसका 10% से एक्सेस ले सकते हो अगर सारी की सारी आपकी जो ITC नहीं दिख रही है तो। The said registered person is free to avail either of the two options। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं in any of the 2 months of the quarter। तो 2 मंथ में कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। It is clarified that in case of balance in electronic cash ledger, अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, balance in electronic cash ledger and electronic credit ledger is adequate for the tax period for the first month of the quarter or where there is a nil tax liability, the registered person may not deposit any amount for the said month। अगर आपके पास क्रेडिट इनफ पड़ी है तो जरूरी नहीं आपको हर मंथ में पेमेंट करना रहेगा। सो पेमेंट नहीं रहेगा फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में भी सेम टू सेम अगर आपकी क्रेडिट है तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, अगर आपकी लायबिलिटी बन रही है और वो पेमेंट आपने PMT06 से फाइल किया है
तो आप वो जो टैक्स का अमाउंट है वो आपको कंपलसरी 3B फाइल करने के लिए ही यूज करना पड़ेगा। सपोज आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो भी आपको 3B के लिए यूज करना पड़ेगा, और 3B फाइल करने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा बचा है तो फिर आप PMT09 फाइल करके उसे कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन वो तभी जब आप 3B फाइल कर लोगे तभी। एनीवे देख लेते हैं क्या है। एनी क्लेम ऑफ रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑन डिपॉजिट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स शैल बी permitted only after the return in form GSTR 3B for the said quarter has been furnished. Further, this deposit cannot be used by the taxpayer for any other purpose till the filing of return for the quarter. तो सिर्फ और सिर्फ 3B के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। Quarterly filing form GSTR 3B. Said registered person shall be required to furnish form GSTR 3B for each quarter on or before 22nd और 24 डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट। आप जिस स्टेट में रहते हो उसके ऊपर ये डेट निर्भर करेगी। इन फॉर्म GSTR 3B shall declare supplies made during the quarter, ITC available during quarter and all other detail required to be furnished। ठीक है, जैसे हम 3B फाइल करते हैं वो हो गया। The amount deposited by registered person in first 2 months shall be debited solely for the purpose of offsetting liability furnished in the quarter form GSTR 3B। सो फर्स्ट 2 महीनों में जो भी पेमेंट किया होगा सोलली यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लायबिलिटी रहेगी 3B की उसी में ऑफसेट आपको करना रहेगा। हाउएवर एनी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B may either be claim as refund or may be used for any other purpose in subsequent quarters। तो 3B फाइल करने के बाद अगर बचा तो आप उसे रिफंड ले सकते हो या तो कहीं और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर कैंसिल कर दिया जीएसटी नंबर तो भी आपको कंप्लीट पीरियड का यानी जो क्वार्टर होगा उसका GSTR 3B तो फाइल करना ही पड़ेगा। अब बात आती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट। ऑब्वियसली सीधी बात है, फिक्स जो मेथड है वहां पर तो हो सकता है आपने जितनी लायबिलिटी आ रही है उससे कम का आपको पे करना आ रहा है, वैसा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की गई है। No interest would be payable in case the tax due is paid in the first 2 months of the quarter by the depositing auto calculated fixed sum amount as detailed in para 6.1 above by the due date। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है by the due date। सो अगर आप by the due date पेमेंट कर देते हो फिक्स सम मेथड से तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपकी लायबिलिटी बाद में ज्यादा आती है तो भी। In other words, if filing for while filing furnishing return in form GSTR 3B, it is found that in any or both first 2 months of the quarter, the tax liability net of available credit on supplies made received was higher than the amount paid in challan, then no interest would be charged provided by deposited system calculate amount for each of the first 2 months and discharge the liability entire liability for the quarter and form GSTR 3B for the quarter by the due date। So सारी चीज है ड्यू डेट में पेमेंट होना चाहिए। GSTR 3B अगर ड्यू डेट में हो जाता है तो अगर आपकी लायबिलिटी बाद में ज्यादा भी निकलती है और आपने फिक्स सम के हिसाब से कम पेमेंट किया है तो आपको वहां पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इन सच a case payment of tax deposited by depositing the system calculated amount in form GST PMT06 is not done by due date, interest would be payable at the applicable rate from the due date furnishing GSTR form GST PMT06 till the date of making such payment। तो मंथली केस में अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हो तो जिस दिन आपने पेमेंट किया वहां से लेकर ड्यू डेट दो का जो डिफरेंस है उस पीरियड में आपको इंटरेस्ट लगेगा। Further, in case form GSTR 3B for the quarter is furnished beyond the due date, interest would be payable as per the provision of section 50। अगर 3B भी अगर आप फाइल ड्यू डेट पे नहीं करते हो तो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो फिक्स सम मेथड के हिसाब से आपको फर्स्ट मंथ में आ रहा था 35, आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया यानी 25 फरवरी को, और ये जो है 25 मार्च को उसको भी पेमेंट कर दिया। लेकिन जब एक्चुअल कैलकुलेशन आया तब पता चला जनवरी का जो मंथ था उसकी लायबिलिटी आपकी 40 रुपीज थी, 5 रुपया ज्यादा, और फेब्रुआरी था उसकी भी लायबिलिटी 42 रुपीज थी, यानी कि यहाँ पर भी 7 रुपया ज्यादा। तो 5 और 7 के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा प्रोवाइडेड डेट आपने GSTR 3B और ये PMT06 जो दोनों मंथ के लिए जो है वो टाइम पे फाइल कर दिया है। तो
अगला है फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगर कोई फिक्स मेथड में नहीं जाता है, सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाता है, तो उसको रेगुलरली जैसे इंटरेस्ट लगता है, अगर वो ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करता है, वो लगेगा एज पर सेक्शन 50। इंटरेस्ट पेबल इफ एनी शेल बी पेड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो जो भी इंटरेस्ट उसको पे करना रहेगा वो फॉर्म जीएसटीआर 3B में उसको फाइल करना रहेगा। उसके लिए फिर पीएमटी 06 फाइल नहीं करना है। अगला है लेट फी का कैलकुलेशन। लेट फी का कैलकुलेशन ये जो है, यहाँ पर काफी लोगों को रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि जीएसटीआर 3B यहाँ पर क्वार्टरली रहेगा, तो लेट फी जो है वो क्वार्टरली के हिसाब से ही काउंट होगी। यहाँ पर मंथली में क्या होता है, कई बार लोग 2-2 मंथ का या 3-3 मंथ का रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उनकी पर डे के हिसाब से काफी लंबी चौड़ी लेट फी हो जाती है। बट यहाँ पर ये एक फायदा रहेगा कि क्वार्टर एंड होने के बाद में जो ड्यू डेट रहेगी, वो ड्यू डेट पे अगर 3B फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद से लेट फी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये था आज का अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।